नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है विधवा हूँ पर बेबस नहीं। माँ जी, आपके हाथ पैर अभी सही सलामत है। एक कप चाय आप बनाकर पी सकती हैं। मुझे समय बताने की जरूरत नहीं है कि 9 बज गए। रुचि झुंझलाते हुए कहती है, सुबह सुबह घर में 100 काम होते हैं। उनको करूं कि आपके लिए चाय बनाऊं? चाय तो आप बनाकर पी सकती हैं ना। अभी आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हैं। खाली बकबक करने को बोल दो तो सबसे आगे रहती हैं। मैं तैयार हो रही हूँ, दिखाई भी नहीं देता। शारदा जी बोली, बहू, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब तो मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपना चाय खुद ही बना लेती हूँ। शारदा जी चाय बनाती हैं और उनके हाथ से चाय का कप छूटकर टूट जाता है। बहू चिल्लाकर बोलती है, माँ जी काम करने गई हैं या रसोई तहस नहस करने? पहले किचन साफ करिए। दिन भर कुछ न कुछ तोड़ती रहती हैं, नुकसान करती हैं। हराम की कमाई हमारी नहीं है। दरअसल रात से शारदा जी बस बेटे के दोस्तों की आवभगत में लगी हुई थी। उनके लिए रात को खाने में पूरी सब्जी रायता सब बनाया हुआ था और सुबह अपनी थकान मिटाने के लिए एक कप चाय भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। काम के समय में बेटे बहू बहुत मीठा मीठा बोलते थे और काम हो जाने के बाद बहू हाथ झटक कर निकल जाती थी। उसी समय रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, दोपहर को कोरियर वाला एक सामान लेकर घर आएगा, वह लेकर रख लेना। यह नहीं खाना खाया और गपशप मारने अपने पड़ोसी के घर चली गई। और हाँ, रात का खाना बना लेना। थोड़े बर्तन पड़े हैं कल रात के, उसे धो देना। दिन भर खर्राटे भरती हो और मुफ्त की रोटी तोड़ती हो। थोड़ा काम में हाथ बंटवा दिया करो। रुचि ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था तो दोनों नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। दोनों कहाँ जा रहे थे यह बात शारदा जी को पूछने की हिम्मत नहीं थी और ना ही बेटे बहू बताते थे। अभी कुछ महीने पहले ही रुचि और रमेश की शादी हुई थी और रुचि ने आते ही रमेश को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और रमेश पहले से अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर रुचि ने भी पूरी कर दी। रुचि अपने अनुसार घर चलाती, उसके सहारे के बिना रमेश कुछ नहीं करता था। जिसका बेटा ही उसकी कदर नहीं करता तो बहू क्या करेगी? शारदा जी मन ही मन सोच रही थी। रमेश अपनी पत्नी के सामने माँ को अनाप शनाप बक देता, जिसे रुचि भी सर पर चढ़ गई थी। रुचि के आने से पहले शारदा जी ने बाई लगवा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रुचि ने आते ही काम वाली को हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था काम वाली की क्या जरूरत है जब घर में सासू माँ बेकार बैठी रहती हैं। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो रुचि ने छुपते छुपाते खाने में पानी मिला दिया ताकि रमेश माँ के खाने की तारीफ ना करे। और जब रमेश खाना खाने बैठा तो झल्लाकर बोला, यह क्या बनाया है? दाल है कि पानी? नमक भी कम है। सब्जी में ना तेल का पता न मसाले का कोई स्वाद। इससे अच्छा खाना तो हम बाहर ही खाकर आते। आखिर इतना कमाता किस लिए हूँ? यह बोरिंग और बेस्वाद खाना खाने के लिए? यह खाना तो जानवर भी न खाए, कहते वह खाने के टेबल को गुस्से से उलट पुलट देता है। रुचि मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शारदा जी रमेश की तेज आवाज से अंदर से पूरी तरह हिल गई और चुपचाप कमरे में चली गई और रोने लगी। कहते हैं जब बच्चे कमाने वाले हो जाते हैं और माता पिता को रोटी देने लग जाते हैं तो कई माता पिता को डरना पड़ता है कि कहीं कोई बात बुरी लग गई तो बच्चे रोटी देना बंद ना कर दे। शारदा जी अपनी बहू को क्या बोलती? जब खुद का सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या शिकायत करे। शारदा जी अपने अतीत के गलियारे में खो गई।
शारदा जी ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी शारदा जी को हमेशा अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती शारदा अपने साथ 4 बहनें और ले आई, एक भाई भी ला सकती थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। उनकी दादी का मन तो कुल बुलाता रहता और सोचती जल्दी से यह सब अपने अपने घर चले जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। शारदा जी को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया। जल्द से जल्द शादी के चक्कर में बड़ी उम्र की विधुर आदमी से शादी कर दी गई। दादी को तो बस बेटियों से छुटकारा चाहिए था, इसीलिए उस आदमी के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं किया। उसका चाल ढाल कैसा है। शादी होते ही वह 3 बेटों की माँ बन गई, उनके पालन पोषण में लग गई। यूं खुद छोटी थी, पर उन पर बड़ी जिम्मेदारियां थीं। तीनों बच्चे काफी बड़े थे। जब शारदा जी के पेट में रमेश आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई। उन्हें लगता इसकी क्या जरूरत थी। उधर शारदा जी का पति बुरी संगत में ही रहता था, सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देता। पर तीनों बच्चे समझदार थे, पिता की बुरी संगत से परेशान थे। कुछ समय बाद शारदा जी ने रमेश को जन्म दिया और वह उसको बहुत प्यार से पालने लगी। समय बीतता गया और एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से शारदा जी के पति की किडनी फेल हो गई और वह परलोक सिधार गए। अब तीनों बेटे अपने को घर का मालिक समझने लगे। उन्हें लगता कहीं रमेश बड़ा होकर हिस्सा न मांगे, तो उन्होंने शारदा जी और रमेश को घर से बाहर निकाल दिया। शारदा जी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसीलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांजे ताकि रमेश का अच्छे से पालन पोषण कर सके। संयोगवश शारदा जी एक ऐसे घर में खाना बनाने लगी जहाँ की मालकिन किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। दयावश उसने रमेश का भी अपने स्कूल में भर्ती करवा दिया और अपने स्कूल में ही एक खाली कमरा उनको दे दिया। पढ़ाई में रमेश ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल बाप की छाप थी, वही गुस्सा और गाली गलौज करना। शारदा जी समझाती, पर वह किसी की बात सुनता ही नहीं। स्कूली शिक्षा खत्म करके रमेश कॉलेज पहुंच गया। कुछ सालों में रमेश किसी दुकान में काम करने लगा और अच्छा खासा कमाने लगा और अपने पड़ोस की लड़की रुचि से उसने शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। शारदा जी को अपने साथ रखता था, पर कभी उनसे प्यार के 2 बोल नहीं बोलता, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। शारदा जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा सीधे मुंह बात नहीं करता था, पर 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लेकिन रुचि के आने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी और फिर वह जाती तो कहाँ जाती। उनका कोई था नहीं, सिर्फ 4 बहनें थीं जो अलग अलग शहरों में थीं और अपने घर परिवार में सुखी और व्यस्त थीं। माता पिता इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार चुके थे। तभी वह अपने अतीत की यादों से बाहर आई और उनकी आंख लग गई। एक दिन रुचि ने कहा, अजी सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे मेरे बच्चे के लिए एक कमरा चाहिए। तो अपने माँ को कहीं और भेज दो, वैसे भी तुम्हारी माँ तो मरने के दिन गिने, वही अच्छा है। वह कमरा खाली होगा तो हम किराए पर दे देंगे और बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। वैसे भी आजकल शिक्षा कितनी महंगी है, बेकार ये कमरा घेर रखा है। रमेश रुचि की बातों में आ गया। उसने शारदा जी से घर छोड़कर जाने को कहा। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे यह कमरा किराए पर देना है। बच्चा आने से हमारा खर्च बढ़ गया है। वैसे भी तुम यह कमरा बेवजह घेरे रहती हो, इस घर में तुम्हारा काम क्या है? शारदा जी बोली, चली जाऊं? कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कौन है? तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें
9 महीने पेट में रख कर पाला है। वैसे भी तू इतना खुद कमाता है, कितने पैसों की भूख है तुझे? मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? मैं सारा काम कर दूंगी तेरा बेटा, मुझे घर से मत निकाल। कहते कहते वह खूब रोने लगी। माँ, मैं कुछ बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं कोई कचरा हूँ जो तुम मुझे इस घर से फेंक रहा है? कुछ तो शर्म कर, कल को तू भी बाप बनेगा। माँ, यह रोने धोने का नाटक बंद करो। तू कहीं भी चली जा, वृद्धाश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क के किनारे झोपड़ी में। मुझे यह कमरा किराए पर देना है, खाली चाहिए। शारदा जी कहती हैं, खाली कर देती हूँ कमरा, मैं रसोई घर में रह लूँगी या छत पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे, मैं माँ हूँ तेरी, वह फिर से चिल्लाई, पर रमेश और रुचि पर कोई असर नहीं हुआ। शारदा जी ने सारी रात रो रो कर बिता दी। अगली सुबह शारदा जी को बुखार हो गया। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो रमेश ने दरवाजा तोड़ दिया और माँ को खींचकर बीमारी अवस्था में ही घर से बाहर कर दिया और कहा, कभी अपना मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ कितना देखभाल करती है, अपने गोद से एक पल के लिए नहीं हटाती, और वही बेटे बड़े होकर एक पल भी नहीं सोचते और माँ को हाथ खींचते हुए घर से बेघर कर देते हैं। माँ ने काफी दया की भीख मांगी, पर दोनों का मन नहीं पिघला। शारदा जी रोते रोते थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाएं। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अपने झोले से पुरानी डायरी निकाली और पास में बैठे व्यक्ति का फोन मांगकर बहनों को फोन मिलाया। बहनों ने कहा, हमारे घर आ जाओ दीदी, पर सब अपने ससुराल में थीं, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। शारदा जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वह सीधी अपने गांव चली गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। शारदा जी ने पड़ोसी से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने खुलकर सांस ली। भूख से उन्हें छटपटाहट हो रही थी, क्योंकि वह सुबह सुबह इधर से उधर मारी फिर रही थी। 10 रुपए निकाल कर ब्रेड खरीद कर वही सूखे ब्रेड खाकर कई दिन गुजारा। कुछ दिनों में चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सभी ने एक मत से पिताजी की यह जायदाद, जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर शारदा दीदी को उपहार में दे दी, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। कुछ खाने पीने का सामान दे दिया। शारदा जी अब यहीं रहना चाहती थी, क्योंकि बेटे ने तो घर से और जिंदगी से निकाल फेंका था। शारदा जी को एक घर और 2 खेत मिल गए थे। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए और मजदूरों ने जमकर खेती की, तो कुछ ही समय में फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई शुरू हो गई। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर, अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चा होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब शारदा जी पहले से बहुत ज़्यादा खुश थीं। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। उन्होंने अपने घर के ऊपर के कमरों में लड़कियों को पढ़ाने के उद्देश्य से एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, ताकि पढ़ लिख कर लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर वह काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि उन्हें बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला था, जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत ठोकरें खाई थीं। शारदा जी की लोकप्रियता गांव से लेकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, कॉलेज सब खोल डाले। उन्हें इसके लिए कई संस्थाओं से सम्मानित किया गया। एक दिन
जब रमेश ने सुबह टीवी में न्यूज़ खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सर चकरा गया। उन्हें बहुत सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसने ये बात रुचि को बताई। रमेश और रुचि के मन में लालच आ गया। दोनों माँ के पास तुरंत जाने को तैयार हो गए। उन्हें लगा माँ के पास जाएंगे और उनका कमाया हुआ धन ले लेंगे। आखिर वह तो हमारी माँ है, उन पर भी तो हमारा हक है। जैसे दोनों गांव की तरफ चले, जगह जगह उनके माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। माँ के घर पहुँचते ही रुचि और रमेश की आंखें चौधिया गई। घर बहुत अच्छे से बना था, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। दो दो काम वाली रखी हुई थी शारदा जी ने। रमेश अंदर जाने लगा तो काम वाली ने उसे दरवाजे पर ही रोका कि आप ऐसे अंदर क्यों जा रहे हैं, किससे मिलना है। रमेश ने उसका हाथ झटका। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? अरे जो इस घर की और खेतों की मालकिन है ना, मैं उनका बेटा हूँ। कामवाली से कहा, सुनो, जाओ माँ को बोलो उनका बेटा उन्हें लेने आया है। शारदा जी ने जब बेटे को देखा उनका मन पिघल गया, पर वह मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम यहाँ अनजानों के बीच रहने से अच्छा है कि अपने घर चलो और अपने बेटे बहू के साथ रहो। हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यह खेत जायदाद मैं संभाल लूँगा। बुढ़ापे में कितना काम करोगी माँ? अपनी कमाई गैरों पर क्यों लुटाती हो? तुम्हारे बेटे बहू मर गए हैं क्या? शारदा जी उनके लालच को पहचान गई और कहा, आज तक मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज के बाद मर गए हैं हमेशा के लिए। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकते हैं, वह इन असहाय और गरीब बेघर के बारे में क्यों सोचेंगे? अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी माँ के सगे नहीं हुए तो किसी और के क्या होगे? बेटा, यहाँ से चले जाओ। यहाँ मेरे एक नहीं कई बेटे और बेटी हैं मेरी देखभाल के लिए। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। विधवा हूँ पर बेबस नहीं। और हाँ, मेरे पास जितनी संपत्ति है सब इस परिवार का है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और एक बात सुनते जाओ, अगर भविष्य में तुम्हारा बेटा घर से तुम दोनों को बेघर करे तो मेरा नाम लेकर यहाँ रहने आ जाना। माँ उनके साथ नहीं आई। उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था, अफसोस था कि लाखों की जायदाद हाथ से निकल गई। रमेश और रुचि को बहुत पछतावा हुआ। काश वह माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज यह सब उनका होता। दोस्तों, एक औरत बचपन में पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे तो कहाँ जाएगी? इसीलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएं ताकि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ARK वॉइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।